इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज फैसला किया है कि इमरान खान साहब पार्टी की टिकटों से अपने लीडरों से, अपने साथियों से मुशावरत दी जाए, इजाजत दी जाए, बल्कि बकायदा हुक्म कर दिया गया। माजी में इसकी मिसाल मिलती है सर? परवेज साहब देखें, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसमें इजाजत दे दी गई है कि जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान और उनके साथ पार्टी के जो दीगर रहनुमा हैं, उन्होंने जो एक फहरिस्त तैयार कर रखी है अपने मुमकिन कैंडिडेट्स को पार्टी टिकट देने के हवाले से, अगर उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए, तो आज हाई कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी है कि आप जाएं। नए जो चेयरमैन हैं वो पुराने चेयरमैन के साथ जाके मुशावरत कर सकते हैं। और साथ में अदालत ने यह भी करार दिया है कि यह बुनियादी हक है कि नया जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन के साथ जाके मुशावरत करे और ये फैसला करें कि पार्टी के टिकट्स किस किस को देने हैं। तो ये जब फैसला आया तो इस फैसले को पर जो सोशल मीडिया पे तनकीद की जा रही है उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जो 2018 में मुस्लिम नवाज के साथ हुआ, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, उसके साथ जोड़ के बात की जा रही है कि देखें माजी में जब नवाज शरीफ का मामला था तो उसके साथ क्या सलूक किया गया, उसके दिए गए जो टिकट थे सेनेट के उनको कैंसिल कर दिया गया और फिर जो नवाज लीग के कैंडिडेट्स थे उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में आजाद हैसियत में हिस्सा लिया था। मैं आपको परवेज भाई याद कराता चलता हूं, बल्कि आपको खुद भी हकायक याद होंगे, लेकिन आपके नाजरीन के लिए कि जब जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, आर्टिकल 62(1) उन पे लगा और उन्होंने वजारत उस्मा छोड़ दी, वजीर आजम हाउस छोड़ दिया। तो उसके बाद नून लीग ने यह फैसला किया था कि अब नवाज शरीफ को हम पार्टी का सरबराह बनाएंगे, तो पार्टी का सरबराह उन्हें बना दिया गया, पार्टी का सदर उन्हें मुंतखब कर लिया गया। उसके बाद यह हुआ कि पनामा की लिटिगेशन के साथ साथ एक नई लिटिगेशन का आगाज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। शेख रशीद नवाज शरीफ की पार्टी सदारत पे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी आई, लतीफ खोसा ने 3 रुकनी बेंच के सामने आर्गू किया और उसके साथ बाकी जो लोग थे, जो मुखालफिन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। और उसमें आपको ये बताते चले परवेज साहब के जो कानून की अगर हम बात करेंगे, जैसा कि आजकल नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहे हैं, तो उसमें कानून की ये रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना जो प्रपोजल है या जो स्टैंडर्ड है, आपने उसको अपने हल्के का वोटर रखना है। अगर आप हल्के का वोटर नहीं होगा तो आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये कानूनी तकाजा है। इसी तरीके से जो नवाज शरीफ अपने इमरान खान तोशाखाना के केस में डिस्क्वालीफाई हुए, वो इस वजह से हुए कि उन्होंने अपने इलेक्शन जो रिटर्न्स थे, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने थे, उन्होंने अपने तहाइफ को जाहिर नहीं किया था। तो यहाँ पर भी कानूनी तकाजा पूरा नहीं किया गया। अब वापस आते हैं जो नवाज शरीफ की पार्टी सदारत का मामला था। उस वक्त 2018 में जब ये सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा था और उसी दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ पार्टी सदारत पर ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, तो कानून बड़ा क्लियर था। वहां पे किसी किस्म की कोई कदगन नहीं थी कि अगर ऐसा शख्स जो 62-63 पे पार्लियामान का रुकन नहीं बन सकता लेकिन वो पार्टी का सरबराह बन सकता था। इलेक्शन एक्ट और सियासी जमातों को रेगुलेट करने वाला जो कानून है इस बात की इजाजत देता था कि आप उसको पार्टी का सदर मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन आई तो वहां पे हमने ये देखा हमारी आंखों के सामने जो जज साहबान के रिमार्क्स थे, जिसमें ये कहा गया था 3 रुकनी बेंच है जिसमें साकिब निसार साहब थे, बंदियाल साहब थे, इजाजुल एहसन साहब थे। ये रिमार्क्स दिए गए कि एक ऐसा शख्स जो 62-63 पे खुद पूरा नहीं उतरता, जो पार्लियामानी सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता, इलेक्शन लड़ नहीं सकता, पार्लियामान में जा नहीं सकता, वो अगर किसी सियासी जमात का सरबराह बनेगा वो तो किंग मेकर बन जाएगा। खुद वो डिस्क्वालीफाई करता है, लेकिन जो क्वालिफाई अरकान पार्लियामान होंगे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होंगे, उनको एक शख्स चला रहा होगा जो डिस्क्वालीफाई कर रहा है, जो पार्लियामान का हिस्सा नहीं बन सकता। तो फिर उसमें कानून जो था, कानून से हट के फिर एक नई इंटरप्रिटेशन की गई जिसमें आर्टिकल 62 को, आर्टिकल 63 को, आर्टिकल 63A को और इलेक्शन एक्ट की जो शिकें थी उनको मिला के फिर ये फैसला दिया गया कि जो 62-63 की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकता वो पार्टी का सरबराह भी नहीं बन सकता। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो सेनेट इलेक्शन में नवाज शरीफ ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे वो टिकट्स भी मनसूख कर दिए गए थे। और उसके साथ साथ फिर जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में आजाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। हालांकि ये जो अभी हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला बने थे पंजाब के और अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उसमें जो पीटीआई के 25 मुनर्रिफ अरकान थे उन्होंने वोट डाला था, उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाला था। जब वो इलेक्शन कमीशन से डिस्क्वालीफाई हुए अपने पार्टी के डायरेक्शन के बरखिलाफ वोट करने पे, तो सुप्रीम कोर्ट में जब उनका मामला आया था तो इस दौरान ये हुआ था कि उन 20 हल्कों पे इलेक्शन होके
पंजाब असेंबली के 20 हलकों पे नए लोग मुंतखब हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है, यानी मामला गैर मौसर हो चुका है, आपकी जगहों पर नए पार्लिमान मुंतखब होके आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि जब नवाज शरीफ का मामला था पार्टी सदारत का, तो जो टिकट्स दिए गए थे उसको पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कह के उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया था, बल्कि वो कैंसिल कर दिए गए थे। लेकिन आज जो हाई कोर्ट में हुआ है, अब इसी हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को, हाई कोर्ट के फैसले को उस माजी के साथ मिला के पढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ के दिए गए जो टिकट्स थे वो मनसूख कर दिए गए थे, तो मौजूदा हालात में अगर नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई था, उसके टिकट काबिल कबूल नहीं थे, तो फिर आज इसको कैसे जो है वो काबिल कबूल बनाया जा सकता है और हाईकोर्ट ये फैसला दे सकती है कि नहीं, आप जाके एक नाहल पार्टी के साबिक चेयरमैन के साथ जो कि सजा याफ्ता है उनके साथ मुशावरत करें। तो हमारे साथ माजी में ये हुआ, तो अब कहा जा रहा है कि अदलिया के जो बिहेवियर है वो चेंज हो गए हैं, तो सहूलतकारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब दो मुख्तलिफ चीजें होंगी, 2018 में कुछ और पैरामीटर होंगे और 23 दिसंबर में कुछ और चीजें सामने आ रही होंगी, तो फिर ये चीजें इसके ऊपर क्रिटिसाइज लोग करेंगे और सवाल उठाएंगे इस पर। बिल्कुल ठीक है इमरान भाई, एक तो आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी बात समझाएंगे, मुझे एक सेकंड दे। जी इमरान भाई ये आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। मुझे जरा ये बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया, सवाल भी सोशल मीडिया है, प्रोग्राम भी सोशल मीडिया का, असि तो सोनी सोशल मीडिया थे। सोशल मीडिया पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से मुतल्लक कहा जा रहा है कि इनकी पीटीआई के किसी अहम शख्सियत से कोई रिश्तेदारी है, इसमें कितनी सच्चाई है कोई? देखिए परवेज भाई, अगर हम टू बी फ्रैंक और फैक्चुअली बात करें तो जो सोशल मीडिया पे कहे जा रहे हैं वो रिश्तेदारियां तो हैं, लेकिन बात रिश्तेदारियों की नहीं है। आप एक अच्छे जज होते हुए भी अपनी रिश्तेदारियों से अपना दामन बचा के अपने फैसले कर सकते हैं, जो कि मैं ये समझता हूं मौजूदा हालात में आप मेरे साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कोई ऐसा कोई गलत फैसला भी नहीं किया। लेकिन बात यह है कि जब एक के लिए आपने एक असूल तय कर दिया है, पैरामीटर बनाए हैं, तो फिर दूसरे के लिए भी आप वो पैरामीटर रखें। अगर आपने माजी से जान छुड़ानी है कि माजी में किसी के साथ गलत हुआ है, तो फिर आपको खुल के अपनी गलतियों का एतराफ करना पड़ेगा। आपको माजरत करनी चाहिए कि माजी में अगर हमने किसी के साथ किया है तो हमसे गलत हुआ है, आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अब आप देखें कि जो इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की जमानत का जो मुकदमा था, उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि इलेक्शन है, इलेक्शन की साख को बचाना है, साख को अगर आपने बरकरार रखना है तो जिन लोगों को लोग वोट देना चाहते हैं तो उनको जेल में ना रखा जाए। तो ये तो फिर नवाज शरीफ के साथ भी होना चाहिए था। जब 2018 में उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, उसको भी ये सब कुछ चीजें मिलनी चाहिए थी। बात ये आ रही है कि जो माजी में बातें कही गई वो ही अदलिया के सामने आ रही है। कोई अपने से बात घड़ नहीं रहा, कोई अपने से कोई बात कह नहीं रहा। जो माजी में अदलिया कह रही थी, आज उसका मौजूदा हालात में जो फैसले सामने आ रहे हैं उसके साथ उसका तकाबली जायजा लिया जा रहा है। अब देखें ना कि अतर मिनल्ला साहब का जो नोट था उसमें यह भी कहा गया कि हमारे जो मुल्क में जो मार्शला लगे, उसके जो डिक्टेटर आए, उनको एक दिन भी, यानी अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि एक दिन भी कोई डिक्टेटर जेल में नहीं गया। अब बंदा अदलिया से ये पूछे कि जब आप ये बात डिक्टेटर्स के बारे में कह रहे हैं तो फिर ये भी जवाब दे कि वो तमाम जज साहबान जिन्होंने उस डिक्टेटर के इकदाम की तौसीक की, क्या उसमें से कोई जज एक दिन तो दरकिनार, क्या एक घंटे के लिए भी जेल गया? और फिर जिन्होंने मार्शला के इकदामात को जो है वो इंडोर्स किया, उनकी तस्वीरें आज भी सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं, कमरा अदालत नंबर 1 में लगी हैं, सुप्रीम कोर्ट के म्यूजियम में लगी हैं। तो वो क्यों लगी? अगर उन्होंने गलत काम किया है, और जिन जजों ने उस जज के खिलाफ फैसला दिया था, उन जजों का हाल क्या हुआ, वो भी हमें देखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भी देखना चाहिए कि जिन्होंने ये हिम्मत और हौसला कर लिया था उनके साथ हुआ क्या, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जस्टिस बाबर इस्तार साहब ने आज 3 एमपीओ के खिलाफ फैसला दिया है, डीसी के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये वफाकी कैबिनेट का काम नहीं है क्या? अदालतें डिसाइड करेंगी डीसी के पास क्या इख्तियार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और क्या ये मुल्क भर पर लागू होगा या खाली इस्लामाबाद पर होगा ये लागू, जो आज जस्टिस बाबर इस्तार साहब ने? देखें, ये एक इंटरप्रिटेशन का मामला है कि इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान पे होगा या इस्लामाबाद में होगा। लेकिन बात यह है कि जो हम असूल दूसरों के लिए तय करते हैं कि एग्जेक्टिव को ये करना चाहिए, एग्जेक्टिव को ये नहीं करना चाहिए, तो फिर अपने ऊपर भी उन असूलों का इतलाक होना चाहिए। आप ये देखें कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून नहीं आया था, तो उससे पहले साकिब निसार साहब ने 2017 में एक फैसला दिया था, नवाज शरीफ वजीर आजम थे, 17 में दिया था या 16 में दिया था, और मुस्तफा इम्पैक्ट केस उस केस को कहा जाता है, जिसमें कहा गया था कि अकेला वजीर आजम कोई फैसला नहीं कर सकता, आपको वफाकी काबीना के साथ फैसले करने चाहिए, कलेक्टिव विजडम होना चाहिए।
लेकिन एक तरफ आप हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को कह रहे थे कि आप वफाकी काबीना की सूरत में काबीना का इजलास बुला के फैसले करें। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो था, एक चीफ जस्टिस फैसला कर रहा था, वही बेंचेस बना रहा था, वही केसेस के लगाने का फैसला कर रहा था। तो ये चीज एक हम जो जिस पगडंडी पे चल रहे हैं वो है कि तजाद है। आप जो कहते हैं वो आप खुद नहीं कर रहे होते। अभी तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी कमेटी बन चुकी है। आप एमपीओ की बात कर रहे हैं। एमपीओ की अगर हम बात करें तो क्या जो वफाकी हुकूमत है उसके पास करने को और कोई काम नहीं, वो यही सिर्फ एमपीओ के चीजों को लेके बैठ जाए कि एमपीओ के ऑर्डर वफाकी काबीना जारी करेगी। पूरे मुल्क के निजाम को चलाना है तो डिप्टी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर हो या कमिश्नर हो, उन्होंने और क्या काम करना? पूरे मुल्क का निजाम जिस काबीना ने चलाना है, आपने उसको एमपीओ के ऑर्डर जारी करने का भी आपने कह दिया कि उसके पास होना चाहिए। यानी एक आपने पूरी तरह से कहा नहीं, हुक्म नहीं दिया, आपकी एक डायरेक्शन ऐसी है कि जैसे हम कहते हैं कि हदायत कर दी है। तो ये ज्यादा मुनासिब रहेगा, ने कहा कि वफाकी काबीना करे, तो फिर वफाकी काबीना ने अगर करनी है तो वफाकी काबीना तो फिर इस्लामाबाद की हद तक करेगी। फिर आपको पंजाब के जो एमपीओ के ऑर्डर हैं वो फिर पंजाब काबीना को कहना पड़ेगा, जो सिंध के हैं वो आपको सिंध की काबीना को कहना पड़ेगा। फिर तो तमाम हाई कोर्ट को ये ऑर्डर जारी करने चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, अगर आप मेरी राय पूछेंगे जो आपने शुरू में मुझसे पूछा कि इसका इतलाक इस्लामाबाद पे होगा, मैं तो फिर यही कहूंगा कि इसका इतलाक फिर इस्लामाबाद की हद तक होगा। इस्लामाबाद की टेरिटरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है उससे बाहर तो वो जा नहीं सकते। ठीक, बिल्कुल ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस देकर फैसला किया। एक तरफ खुद जज साहब जो कह रहे थे कि ये केस डिविजनल बेंच का है, फिर इसको मतलब कैसे किया? और दूसरा ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कहीं जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और क्या फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? बल्ले का निशान रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो वापस ले लेगा? परवेज भाई देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, अब जज साहब की किसके साथ रिश्तेदारी है, किसके साथ रिश्तेदारी नहीं है, माजी में वो किस ओहदे पे रहे हैं, किस ओहदे पे नहीं रहे, कतई नजर इस बहस में जाए बगैर हम जज साहब की अपने अल्फाज की बात कर लेते हैं। जज साहब ने प्रोसीडिंग के दौरान खुद इस बात का एतराफ किया कि ये डिवीजन बेंच का केस है। तो जब डिवीजन बेंच का केस है तो इसका मतलब है कि आप ये एतराफ कर रहे हैं कि आपके पास अख्तियार नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान ने फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ और जो बल्ले का निशान है उसको हेल्ड कर लिया गया, तो फिर एक जज बैठ के जो अपनी जुबान से कह रहा है, जो अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि डिवीजन बेंच का केस है, वो कैसे इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड कर सकता है? तो ये जो कुछ सोशल मीडिया पे सवालात उठ रहे हैं, इसमें जज साहब की अपनी जो बातें हैं वो उनके आगे आ रही हैं। आप खुद एडमिट कर रहे हैं, बार बार जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, वो बार बार अदालत से यही कह रहे थे कि आपने जनाब खुद कहा है कि डिवीजन बेंच का केस है, आप हुक्म इम्तना जारी ना करें। बल्कि जो रिटन ऑर्डर है पेशावर हाई कोर्ट का, वो मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, आपकी नजरों से गुजरा होगा, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे एक फाइनल ऑर्डर कर दिया है। और फिर सरकारी वकील के साथ, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के साथ मुकालमा करते हुए जज साहब ने खुद कहा कि अगर आप ना आते तो हम इस केस की समाअत को 2 जनवरी तक मुलतवी कर रहे थे, डिवीजन बेंच के सामने रखना था। अब आप आ गए हैं तो हम केस सस्पेंड भी कर रहे हैं, फैसला सस्पेंड भी कर रहे हैं, और फिर 2 जनवरी की डेट नहीं डाली, फिर एक हफ्ते आगे की 9 जनवरी की तारीख डाल दी गई। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसा नहीं है। इस दौरान अगर ये हुक्म इम्तना ना भी आता और जज साहब सिंपली इसको अगर 2 रुकनी डिवीजन बेंच के सामने रेफर कर देते, फाइल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भिजवा देते, तो 2 जनवरी तक या 9 जनवरी तक तो इलेक्शन कमीशन ने तो पार्टी सिंबल का फैसला 13 जनवरी को करना है। तो ये अगर इस तरीके से जज साहब चलते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करते हुए, तो मेरे ख्याल से इतना भौचाल सोशल मीडिया पे जज साहब के खिलाफ ना आता और उनकी रिश्तेदारी भी जाहिर ना होती। दूसरी आपने बात की इलेक्शन कमीशन की। अब मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी लंबा खेलने जा रहा है इस मामले को। आप देखें कि जो हाई कोर्ट का फैसला था रिटर्निंग अफसरान के हवाले से, वो भी अबूरी हुक्मनामा था। इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ गया था उस अबूरी हुक्मनामे पे। और पेशावर हाई कोर्ट का जो पीके 91 के हवाले से फैसला, जिसमें एक रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आया। 2 जनवरी को उस इलेक्शन कमीशन की अपील पे समाअत होने जा रही है। लेकिन यहाँ पे आज जो रिपोर्ट हुआ है इसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आने की बजाय उसने पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील में जाने का फैसला किया है। यानी एक और जो जुडिशियल फोरम है उसको इन्वोक करने का जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। तो अब यह मामला इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट में ही चलेगा और 9 जनवरी से पहले जो तारीख जज साहब ने दे दी है, उससे पहले इंट्रा कोर्ट अपील दायर करके डिवीजन बेंच के सामने इंट्रा कोर्ट अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा जाएगा। और इस्तदा इलेक्शन कमीशन की यही होगी कि आप जो अबूरी हुक्मनामा है उसको सस्पेंड कर दें।
तो देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में मामला फिर किस तरीके से तय हो गए और फिर कब अब सुप्रीम कोर्ट में आता है। लेकिन काजी साहब 2 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो केस लग रहा है ना, काजी साहब क्या कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने मिसकंडक्ट करार दिया था पिछले वाले जो ये हुआ था लाहौर हाई कोर्ट से हुआ था कि इलेक्शन कमीशन का कोई भी मामला हो तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। तो फिर पेशावर हाई कोर्ट ने तो फिर वो रिटर्निंग ऑफिस को भी हटा दिया, उसको भी मुअत्तल कर दिया। होने क्या जा रहा है 2 जनवरी को? काजी साहब के रवैये के बारे में काजी साहब को आप जानते हैं, उनके सामने जाते हैं, देखते हैं। देखिए 2 जनवरी को तो जो केस लगा है वो तो पीके 91 रिटर्निंग ऑफिसर की सस्पेंशन का जी, लगा हुआ है। जी। वैसे ये इतना बड़ा मामला था नहीं जितना इलेक्शन कमीशन ने बनाया। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने कोई 2-3 रिटर्निंग अफसरान को अपने ऑर्डर के जरिए चेंज करवाया है। गालिबन 4 या 5 रिटर्निंग ऑफिसर को चेंज किया है। अगर कोई ऐसी बात थी तो पीके से 91 वाला भी चेंज कर देते। लेकिन अब 2 जनवरी को जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि होने क्या जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक हल्के का जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, वो हॉल्ट तो हो गया। वहां पे अब आप देखें कि तमाम हलकों में फैसले हो रहे हैं। किसी के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो रहे हैं, किसी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, किसी के नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी हो रही है और डेडलाइन है 30 दिसंबर की। जी। और यहाँ पे केस लगा है 2 जनवरी को, यानी वहां पे तो कोई फैसला रिटर्निंग ऑफिसर कर ही नहीं सकता कर ही नहीं क्योंकि सकता, रिटर्निंग बिल्कुल ऑफिसर वहां पे मौजूद ही नहीं है। तो सही। जाहिर सी बात है कि जब काजी फैसल साहब का बेंच लगेगा तो उस रोज बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जो डिस्कस होंगी। और मेरे ख्याल से जो हम सोच रहे हैं, जो आप भी सोच रहे हैं, वो तमाम चीजों के हवाले से रिमार्क सामने आएंगे कि इलेक्शन जो है उसमें किसी किस्म की जो कदगन, किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जो कर रहे हैं, और जो आपने अभी कहा कि जज साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस भी बनाया था, वैसे तो जो जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट के, उनके फैसलों के खिलाफ अपील होती है। मैंने अपने वीलॉग में भी कहा था कि ये गैर जरूरी रिमार्क से आप ठीक है आपने कह दिया और फिर कोर्ट ऑर्डर में भी उसको शामिल नहीं किया गया था। जज के फैसले के खिलाफ अपील होती है तो फैसले के जज खिलाफ। जो भी, क्योंकि रेमेडी यही दी गई है। आप किसी कोर्ट ऑर्डर के जरिए किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस बना के उसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ले जा नहीं सकते। लेकिन 2 जनवरी को बहरहाल 2 जनवरी को आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, मामला जो है ना इतना ठंडा नहीं जाएगा, अच्छा खासा गर्मा गर्मी होगी वहां पे। ठंडे मुल्कों से वापस जाकर काजी साहब काफी गर्म हो गए, आप ये कह रहे हैं। खैर, इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में नाहली के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पड़ी हुई है। इस पर कोई रिलीफ मिल सकता है खान साहब को? मैं कहूंगा, जहां हम कहते हैं ना, अब मैं आपसे माजरत भी करूंगा कि जहां नून लीग की जो सोशल मीडिया टीम है जी। वो जितनी नालायक है ना, इसी तरीके से मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब की लीगल टीम भी बड़ी नालायक है। अच्छा जी। आप देखें कि 28 अगस्त को ये फैसला इन्होंने सस्पेंड करवाया। उसके बाद ये निटी ग्रिटी में घूमते रहे कि डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड कर दें, ऐसा कर दें, फलां कर दें। भाई हाई कोर्ट से आप सिंपल दरखास्त देते कि हमारे केस का ही फैसला कर दें। तो 28 अगस्त से लेके आज हम बैठे हैं, गालिबन 29 दिसंबर हो चुकी है। तो अब तक तो तोशाखाना के केस का वैसे फैसला हो जाता कि खान साहब की सजा बरकरार रहनी है या सजा खान साहब की सजा खत्म होनी है। तो बाकी जब ये जो केस लगा तोशाखाना का, ये तो 3 रुकनी बेंच के सामने लगेगा। अगले हफ्ते तो ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन 2 जज साहबान ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है, जिसमें अतहर मिनल्ला साहब भी थे, जिसमें जनाब सरदार तारिक मसूद साहब भी थे, कि पाकिस्तान की 70-75 साल जो जुडिशियल हिस्ट्री है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड नहीं हो सकती। उसमें जज साहबान ने वाज़ेह तौर पे अपनी जाती हैसियत में राय देते हुए कहा कि जो आपने नाली सस्पेंड करानी है तो उसके लिए जो हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग पड़ी है, जब तक वो पेंडिंग पड़ी है तो डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड नहीं हो सकती। लेकिन परवेज भाई बात वही है कि यहाँ पे हवाएं बदलते जो है वो पता नहीं चलता। गो के ऐसा कोई जरा बराबर भी इम्कान नहीं, लेकिन क्या से क्या लेकिन हो जाए तो पता नहीं चलता। लेकिन क्या अब से तक क्या की जो प्रेसिडेंट है, बल्कि सरदार तारिक मसूद साहब ने एक और भी बात की थी। शहबाज खोसा साहब पेश हुए थे ना, उससे पहले लतीफ खोसा साहब थे, लेकिन क्योंकि अडियाला जेल में इमरान खान की और बुशरा बीबी साहबा की जमानतों का मुकदमे की समाअत होनी थी नैब केसेस में, तो लतीफ खोसा वहां पे चले गए थे। वक्फे के बाद जब दोबारा केस सुना गया था तो शहबाज खोसा साहब पेश हुए थे। उन्होंने एक जजमेंट का हवाला भी दिया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सजा को और नाइली को दोनों को सस्पेंड कर रखा है, और वो 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर था। अख्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि एक तो ये जजमेंट नहीं, ये ऑर्डर है। और सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि अगर ऐसा कोई फैसला है तो ये जो पैरामीटर सेट हो चुके हैं उससे तजाद रखता है, उससे मुताबिकत नहीं रखता, तो फिर हम 3 रुकनी बेंच नहीं, फिर हम 5 रुकनी बेंच बनाएंगे जो फिर उसी पैरामीटर को फॉलो करेगा कि एक मर्तबा नाहली होगी तो जब तक अपील पेंडिंग पड़ी है तब तक नाहली जो है वो आपके साथ साथ चलती रहेगी। साथ साथ चलती रहेगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साइफर केस में अतर मिनल्ला साहब ने इमरान खान को मासूम कह दिया। क्या ऐसे अल्फाज अगर मैं यूरोप में देखूं तो कोई इस तरह का अल्फाज किसी के बारे में बोले तो वो तो जज दोबारा कभी
उसके किसी केस में नहीं बैठेगा। लेकिन क्या यहाँ पर कोई ऐसी मिसाल हो सकती है कि इमरान खान साहब के किसी केस में भी अतर मिनल्ला साहब ना बैठे? क्योंकि वो तो उनके बारे में एक हमदर्दी रखते हैं, अगर देखा जाए उनके अल्फाज से तो यही नजर आता है। मैं आपको परवेज भाई एक वाकया सुनाता हूँ, आपके इस बात से ना मुझे एक वाकया याद आ गया, आप इससे महसूस होंगे। जी। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कभी कभी एक वो टेम्पलेट चलता है जिसमें वो लिखा होता है, वो निहाल हाशमी वाले केस वाला वो रिमार्क्स, क्या हम बगैरत थे, और आगे लिखा होता है चीफ जस्टिस साकिब निसार। वो आपने देखा होगा ना सोशल मीडिया पे। बहुत बहुत बहुत। अच्छा, इसके पीछे भी एक सोच है। जब ये निहाल हाशमी का केस लगा हुआ था ना, तो उस वक्त साकिब निसार के जो रिमार्क्स थे वो ये नहीं थे जो सोशल मीडिया पे कोड होते हैं। अच्छा। वो ये थे, जब वो वीडियो चलाई गई तो साकिब निसार साहब ने निहाल हाशमी को मुखातिब करके कहा कि ये वीडियो में तुम हमें गालियां दे रहे हो, बगैरत कह रहे हो, हम बगैरत हैं, हम बगैरत हैं, ये साकिब निसार साहब ने कहा। तो हम उस वक्त नोटिंग कर रहे थे, तो मैंने उस जुमले के सामने क्या मैंने लगाया था। अच्छा। वो क्या मेरा लगा हुआ है, जो सारे मीडिया पे चलता है ना कि क्या हम बगैरत हैं, उसको क्वेश्चन फॉर्म में मैंने किया था, जो आज तक चलता है। क्योंकि अगर देखें ना, हमने तो सेंसिटिविटी को भी देखना होता है कि यार इसको इस तरीके से जाने दिया तो ये तो मतलब अजीब सा लगेगा, तो मैंने कहा कि इसके आगे क्या लगा देते। ठीक है, ठीक है। और तो वो क्या चलता है, मतलब उसका थोड़ा असर हमने कम कर दिया क्या लगा के, उसका जिम्मेदार मैं हूं, जो आप देखते हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जो अतर मिनल्ला साहब ने बात की मासूम वाली, वो इस पैराए में, इस तनाजर में हुई नहीं। अब जाहिर सी बात है कि नए नए रिपोर्टर भी आ गए हैं, आपको नोटिंग करते हो, कभी कभार गलती भी हो जाती है। वो मासूम वाली बात इस पैराए में हो रही थी कि जब तक एक्यूज कन्विक्ट ना हो जाए, अनलेस गिल्टी ना हो जाए, वो मासूम होता है। वो इसमें हो रहा था, वो इस तनाजर में बात हुई थी। वो ये नहीं कहा था कि इमरान खान मासूम है, वो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात हो रही थी कि जब तक किसी के ऊपर अगर कोई इल्जाम है वो साबित ना हो तो वो इनोसेंट होता है। वो इस तनाजर में बात हुई। चले वो ठीक है, लेकिन आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसकी लीगल टीम को नालायक तो कह दिया, लेकिन फिर उनकी सोशल मीडिया टीम को लायक जरूर कहें, क्योंकि उन्होंने मासूम साबित कर दिया, कहा था या नहीं कहा था, ये बात माननी पड़ेगी। आखिरी सवाल है, जरा ये भी फरमा दीजिएगा, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का मामला कहां तक पहुंचा और अगली समाअत कब होगी? क्या देख रहे हैं, कायम रह पाएंगे, क्या होने जा रहा है सर? 1 जनवरी तक की उन्हें डेडलाइन दी गई है, और आखिरी डेडलाइन है कि आपने अपना तहरीरी जवाब दाखिल करना है। उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया था कि आप अपने गवाहों की फहरिस्तें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया है, तो उन्होंने नकवी साहब के खिलाफ गवाहों की फहरिस्त देनी है, नकवी साहब ने अपना तहरीरी जवाब देना है, और नकवी साहब ने अपने दिफा में जो वो समझते हैं कि मेरे गवाह हो सकते हैं, वो अपने गवाह पेश करेंगे। और गालिबन मेरे ख्याल में ये 1 जनवरी को जवाब जमा होंगे, तो 10 या 11 जनवरी को इस काउंसिल की कार्रवाई की कोई डेट भी आ सकती है। मेरे ख्याल से 11 या 12 की हो सकती है। और मजे की बात परवेज साहब ये है कि अब नकवी साहब ने जिन्होंने पहले कहा था कि नहीं ये प्रोसीडिंग कैमरा होनी चाहिए, तो हमारे लिए उन्होंने आसानी ये पैदा करवाई है, जुडिशियल काउंसिल में एक दरखास्त देके ओपन होनी चाहिए। तो अब ओपन हियरिंग है, जो कुछ भी होगा फिर हम उसको रिपोर्ट करेंगे, आप भी सुनेंगे और पूरा पाकिस्तान सुनेगा कि हुआ क्या है। आपकी रिपोर्ट से पहले हम सुन लेंगे।